नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी मित्रों का आपके ही चैनल एएनएमई कॉर्नर में। इस वीडियो को प्रस्तुत करूंगा मैं रमेश चंद्रा। ये वीडियो स्पेशली आईएएस और स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। इसमें हम करंट के ही टॉपिक को उठाते हैं। आज के जिस टॉपिक पर चर्चा की गई है वो टॉपिक है करंट अफेयर में न्यूज में रहा आपका सन टेम्पल ऑफ कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो न्यूज में था, जिस टॉपिक को हमने उठाया है और उसको हमने चर्चा की है। तो आज उसी पे बात करेंगे। हाँ, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जिन मित्रों को इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए वो सबसे पहले जाएं अपने व्हाट्सएप पर और हमें टाइप करें पीडीएफ, उसके बाद दें स्पेस, फिर अपना टाइप करें अपना नाम और भेज दें हमें 73 76 93 98 97 पर, 73 76 93 98 97 पर। हाँ दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण सूचना है जो हमारे काम की चीज़ है कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक कमेंट करें और हमारे चैनल को जितना अधिक बढ़ा सके बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, तो मित्रों अब हम शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। इस टॉपिक में जिसकी चर्चा की गई है सबसे पहले सन टेम्पल ऑफ कोणार्क की। इसमें हम इस डिस्कशन में इसके दौरान हम जिन बिंदुओं को कवर करेंगे, जिन बिंदुओं पे हमारी चर्चा होगी, उनमें सबसे पहला टॉपिक होगा व्हाई इन न्यूज़, कि खबरों में क्यों था। दूसरी बात, दूसरे बिंदु पे जब चर्चा करेंगे तो हम डिटेल बात करेंगे सन टेम्पल की, कि जो सूर्य का कोणार्क मंदिर है वो उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में भी फीचर की चर्चा करेंगे। उसके बाद वहाँ से अगर हम मूव करेंगे तो आर्किटेक्चर ऑफ सन टेम्पल की बात करेंगे कि जो आपके सूर्य मंदिर है उसकी वास्तुकला कैसी है, उसके फीचर की बात करने के बाद फिर वहाँ से हम मूव करेंगे टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, खास करके टेम्पल आर्किटेक्चर, कि टेम्पल आर्किटेक्चर कितने प्रकार का होता है इसकी चर्चा करेंगे। वहाँ से फिर मूव करेंगे जो मेजर दो शाखाएं हैं टेम्पल आर्किटेक्चर की, नागर और द्रविड़, इन दोनों की डिफरेंस की बात करेंगे, दोनों में अंतर किस चीज़ क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे पौराणिक महत्व की, कि सूर्य के जो सन टेम्पल है, सन कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बाद बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ योजना फॉर सन टेम्पल, जो सरकार ने अभी जिसकी कारण चर्चा में थे है, जो योजना लाई गई है उसका क्या महत्व है। इतनी चर्चा के लिए आप सभी का स्वागत करते हैं हम एक बार फिर से अपनी वीडियो में, जिसका नाम है कोरोना कैप्सूल। ठीक है, तो मित्रों अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो है, जैसा कि आप जानते हैं, व्हाई इन न्यूज, खबरों में क्यों है। देखिए, खबरों में रहने का कारण आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के 100% सौरीकरण का एक योजना शुरू की है। इसके तहत पूरे कोणार्क शहर में सौर ऊर्जा से ही विद्युत सप्लाई की जाएगी और ख़ास करके ये इसका टारगेट जो है, उसका टारगेट जो है, मेजर टारगेट है वो है कोणार्क मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये योजना कोणार्क के सभी आवश्यकताओं को सौर ऊर्जा से पूरा करेगी। जितने भी उसकी आवश्यकताएं होंगी इस शहर की, उन सभी शहर की आवश्यकताओं को सौर ऊर्जा से पूरा। इसकी फंडिंग, इसके जो वित्त दे रहा है वो टोटल केंद्र प्रायोजित है, केंद्र सरकार इसके लिए पूरी फंडिंग कर रही है। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज़, सरकार ने यहाँ पे 10 मेगावाट ग्रिड लगाने की बात की है। सौर योजनाओं की ग्रिड लगेगी जिसके तहत सौर ट्री और सौर पेयजल कियोस्क ये सब लगाए जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पे ऊर्जा का भंडारण भी किया जाएगा। यहाँ पे बैटरी के तहत उस जो आपका सोलर प्लांट लगेगा उससे जो एनर्जी जनरेट होगी उसको स्टोर भी किया जाएगा। ठीक है मित्रों, यानी ये टॉपिक थे जिसकी वजह से, या ये बिंदु थे जिन बिंदुओं के कारण ये चर्चा में था। अब इसकी थोड़ी सी इतने चर्चा के कारण, जो कि जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपके करंट हो सकता है, करंट पूछ लीजिए किस टेम्पल के लिए 100% सौरकरण की योजना चालू की गई है, तो उड़ीसा के कोणार्क मंदिर। लेकिन इस खबर के कारण इसके अन्य जो महत्वपूर्ण फीचर हैं उनसे जोड़कर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये खासकर का पैटर्न देखा गया है यूपी पीसीएस में, जो पिछला एग्जाम हुआ है 2019 का और 2018 वाले में भी देखा गया है कुछ हद तक। लेकिन जो मेजर मूव हुआ है 2019 से 2020 में निसंदेह कुछ ऐसा ही होगा। और यूपीएससी की अगर बात करें तो यूपीएससी हर साल ऐसे ही प्रश्नों को वो पूछती है।
तो शुरू करते हैं अबाउट द सन टेम्पल। हम बात करेंगे कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में। सबसे पहला जो फीचर इसका है कि ये उड़ीसा के तट पर अवस्थित है। उड़ीसा के किस तट पर? उड़ीसा के ये पूर्वी तट पर अवस्थित है और ये पूर्वी तट से लगभग 35 किलोमीटर पूरब की उत्तर और पूरब की दिशा में है। ये 13वीं शताब्दी में बना एक सूर्य मंदिर है, यानी इसमें जो जिस देवता को स्थापित किया गया था वो सन है, यानी सूर्य देव हैं। इस मंदिर को बनाया था 1238 से लेकर 1264 तक शासन करने वाले पूर्वी गंग राजवंश के जो राजा थे नरसिंह देव प्रथम ने। नाम एक बार फिर से आप देख ले, नरसिंह देव प्रथम, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। अक्सर पूछा जाता है, मैचिंग के लिए आता है, कोणार्क मंदिर किसने बनवाया था, मैचिंग के लिए आपको मिल सकता है। और उससे भी महत्वपूर्ण एक बात और है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ये 1984 में ही शामिल कर दिया गया था। यूनेस्को के बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे, इसकी डिटेल बताएंगे, इसका हेडक्वार्टर बताएंगे, इसका उद्देश्य क्या, सब कुछ बातें होंगी। लेकिन इतना आप अभी यहाँ जाने कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसे 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया था। स्थानीय लोग इसे बिरिज नारायण के नाम से जानते हैं। ये लोकल टर्म है, खास करके इसे जाने, बिरिज नारायण के नाम से जानते हैं। ये देख लीजिए, ये जो वर्तमान मंदिर है, आपको एक इमेज दिख रहा होगा, ये इमेज आपको सामने दिख रहा है। इस इमेज में जो आपको ये कलर दिख रहा है, ये यहाँ तक, ये वर्तमान स्वरूप अभी भी सूर्य के कोणार्क मंदिर का सुरक्षित है। लेकिन ये जो स्केचिंग वाला जो हिस्सा आपको सामने दिख रहा है, ये खंडहर रूप में ढह गया। ये ब्रिटिश काल में ही ये मंदिर यहाँ तक ढह चुका है और ये गर्भगृह हुआ करता था उस समय, जिसका जो आकार था कुछ इस तरह से था जिसे स्केच किया गया है। लेकिन आगे जो जगमोहन मंडप जो ही केवल बचा हुआ है, जबकि उसका गर्भगृह गिर चुका है। तो आगे अभी हम और चर्चा करेंगे इसी के बारे में। और इस समय हम चर्चा करने जा रहे हैं आर्किटेक्चर ऑफ सन टेम्पल, कि जो सूर्य मंदिर है उसका आर्किटेक्चर क्या है। देखिए, इसका एक महत्वपूर्ण फीचर है कि यहाँ पे सन डायल है, सौर घड़ी है। यहाँ पे एक सौर घड़ी है जो समय सूर्य के चलने, जो दिन में सूर्य जो इस संसार मूव करता है, उस संसार मूव करने से, अगर देखिए ये सन है, ये सन आपका ये मूव करता है। इस संसार सौर घड़ियों पे छाया देखकर समय का ज्ञात किया जा सकता है और ये समय लगभग 2 से 3 मिनट के अंतर तक ही बताता है, यानी ये एक्यूरेट है। अगर आप अपनी घड़ी मिलाना चाहें तो उस सन डायल से जो वहाँ पे पहिए बने हुए हैं, उस पहियों की छाया से अगर मिलाना चाहें तो आप मिलाएंगे घड़ी, तो आपके घड़ी और रियल टाइम में केवल मैक्सिमम 2 मिनट का डिफरेंस हो सकता है। एक्यूरेट, इतना एक्यूरेट है, केवल वो सूर्य की छाया से देखकर बताया जा सकता है कितना समय हो रहा है। तो ठीक है, और इसके आर्किटेक्चर की बात करते हैं। एक मंदिर विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। ये जो रथ है, इस रथ में टोटल 12 पहिए हैं। 12 पहियों को दिखाया गया है और इन पहियों को 7 घोड़े खींच रहे हैं। कितने घोड़े खींच रहे हैं? 7 घोड़े महत्वपूर्ण हैं और 7 घोड़े सूर्य के रथ को खींचते हैं। ऐसा ही दिखाया गया है कि मंदिर ना होकर सूर्य का रथ है जिन्हें 7 घोड़े आप खींच रहे हैं। और जो 7 घोड़े हैं, ये आपके प्रतीक हैं 7 दिन के, जो आपके सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उन 7 दिन के ये प्रतीक हैं। देखिए, इसका एक और सिग्निफिकेंस है, इसका एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो यूरोप के लोग नाविक, जो यूरोपीय नाविक थे, वो जब भारत आते थे तो इस सूर्य चूँकि ये तट पे अवस्थित है, तो इस टेम्पल को अक्सर वो एक चिन्ह के रूप में, एक नौवहन बिंदु के रूप में यूज किया करते थे। क्योंकि ये बाहर दूर से ही दिखता था और लोगों को आकर्षित करता था, इसका कलर काले रंग का था, अतः वो इसे ब्लैक पैगोंडा के नाम से पुकारते थे। इसे ब्लैक पैगोंडा कहते थे। इसकी चुंबकीय शक्ति जो जहाज़ों को किनारे पर, यानी इसके आकर्षण, इतना इसमें अट्रैक्शन था, इतना अच्छा लगता था दूर से दिखने में कि लोग इसके किनारे आकर्षित हो जाते थे। तो ये थी इसके आर्किटेक्चर की बात। और ये जिस आर्किटेक्चर का पार्ट है उड़ीसा मंदिर वास्तुकला की, यह पराकाष्ठा को दिखाता है, जो नागर शैली की एक विशेषता है। नागर शैली का ही भाग है उड़ीसा टेम्पल ऑफ आर्किटेक्चर। जो उड़ीसा टेम्पल ऑफ आर्किटेक्चर है वो नागर आर्किटेक्चर का पार्ट है। 2 आर्किटेक्चर होते हैं मुख्यतः, एक नागर और एक द्रविड़।
लेकिन उसी का एक मिश्रित होता है बेसर, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन इस टेम्पल की आर्किटेक्चर की अगर हम चर्चा करें तो आप देखेंगे कि इस टेम्पल में सबसे पहले आप ध्यान दें कि एक आपका गर्भगृह है, गर्भगृह के बाहर आपको जगमोहन मिलेगा। गर्भगृह आपको यहाँ दिख रहा है, ये गर्भगृह आपका है। गर्भगृह के बाद आपको यहाँ पे जगमोहन दिखेगा, जगमोहन के बाद कुछ स्टेप दिख रही हैं और स्टेप के बाद फिर आपको यहाँ पे नट मंदिर दिख रहा है। इसको ठीक आपको हम इमेज में जैसे आपको देखो, ये आपका प्लान था, प्लान का एलिवेशन देखें, एलिवेशन में देखिए ये जो सामने आपको दिख रहा है ये आपका गर्भगृह है, जो सबसे ऊंचा हुआ करता है, जिसकी हाइट सबसे ऊंची होती थी। उसके बाद जो कम हाइट होती थी वो होती थी आपके जगमोहन की। जगमोहन की हाइट उससे कम होती थी और सबसे कम जो हाइट हुआ करती थी वो नट मंदिर की थी, या उससे भी कम, और वह तीनों आपको दिख रहे हैं। भोग मंदिर, जो भोग मंदिर होता है वो कभी कभी नाट मंदिर के साथ जुड़कर बना दिया जाता है और कहीं कहीं साइड में बनाया गया है। तो और देखें आप, अगर यहाँ पे देखें हम विशेष रूप से, तो ये टोटल जो मंदिर था एक बहुत ही लंबे प्रांगण में बनाया गया था और यहाँ पे गर्भगृह को, उड़ीसा में गर्भगृह को डेयूल के नाम से जानते हैं। स्पेशल नाम उन्होंने दिया है डेयूल, DEUL नाम था, DEUL, डेयूल। प्लान आपने देखा, प्लान में आपने देखा कि उसका जो गर्भगृह था, गर्भगृह रिउंड हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, खंडहर बन चुकी है, वो ढह गया है। लेकिन जो अभी जगमोहन है, जगमोहन मंडप है, वो अभी भी सुरक्षित बचा हुआ है और नट मंदिर उसके आगे वो भी सुरक्षित है। तो ये चीज़ें अगर आपको रियल में देखनी हो तो आप उड़ीसा में जाइए, कोणार्क में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेंगी। आगे चलें तो यहाँ से अगर हम आगे मूव करें तो अब देखेंगे हम जिस टॉपिक पर चर्चा की, टाइप ऑफ आर्किटेक्चर की, कि आर्किटेक्चर कितने प्रकार का होता है, खास करके टेम्पल, टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें तो जो टेम्पल आर्किटेक्चर होता है वह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है कि जिन मंदिरों का विकास उत्तर भारत में हुआ उन्हें हम नागर के नाम से जानते हैं, लेकिन जिन मंदिरों का विकास दक्षिण भारत में हुआ उन्हें हम द्रविड़ के नाम से जानते हैं। एक विशेष प्रकार की स्वतंत्र रूप से आर्किटेक्चर का विकास हुआ जो उत्तर और दक्षिण के मध्य में पाए जाते थे, वो एक कुछ स्वतंत्र रूप से मंदिर थे जिन मंदिर को हम बेसर के नाम से जानते हैं। बेसर प्रकार के जो टेम्पल थे वो दोनों के मिश्रण हुआ करते थे। जो अच्छी अच्छी चीज़ें आपके नागर शैली में थी या फिर द्रविड़ शैली में थी, दोनों को उन्होंने कॉपी किया और एक बेहतरीन नमूना बनाया, बेहतरीन मंदिर बनाया। तो ये द्रविड़ शैली थी, लेकिन अगर हम नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का अध्ययन कर लें तो स्वतः बेसर शैली का अध्ययन हो जाता है। अब देखें एक चीज़ यहाँ पे कि ये जो आपकी नागर शैली है, नागर शैली में देखिए सबसे पहले आप ध्यान दें कि यहाँ पे है आपका शिखर, शिखर इसका वक्राकार है, लेकिन वहीं पे जो आपका द्रविड़ शैली है वहाँ पे शिखर आपका पिरामिडाकार मिलेगा, यानी पिरामिड के आकार सा बॉक्स बना बना के इस पे चढ़ाए गए ऐसे। दूसरी चीज़, जो यहाँ पे आमलक होता था, आमलक को यहाँ पे जो यहाँ पे इसके ऊपर जो स्तूपिका रखी जाती थी उसे यहाँ पे आमलक के नाम से जानते थे द्रविड़ नागर शैली में, लेकिन उसी आमलक को द्रविड़ शैली में शिखर के नाम से जानते हैं। उसी आमलक को द्रविड़ शैली में शिखर के नाम से जानते हैं, लेकिन कंफ्यूजन थोड़ा हो सकता है। नागर शैली में जो वक्राकार रेखा, जो आपके त्रिभुज, जो मंदिर का जो वक्राकार हिस्सा जो मूव करता है रेखा प्रसाद, उसे शिखर के नाम से जाना जाता था। द्रविड़ शैली में जो आमलक हुआ करता था उसे शिखर के नाम से जानते थे। अंतर दोनों को ध्यान रखिए, अभी हम अंतर आके स्पष्ट करेंगे। और ये जिसे हम नागर शैली में शिखर कहते हैं, जो वक्राकार था उसे हम द्रविड़ शैली में विमान का नाम देते हैं, विमान, उसे हम विमान कहते हैं। इसकी हम चर्चा डिटेल में आगे भी अंतर जब करेंगे दोनों का तो हम करेंगे। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो नागर शैली में भी मंडप होता था और द्रविड़ शैली में भी मंडप होता था। अर्धमंडप यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। मंदिर को चरदीवारी से घेर कर गोपुरम का स्थापना किया गया था। हालांकि द्रविड़ शैली में गोपुरम का महत्व तो बहुत ज़्यादा था, नागर शैली में गोपुरम और चरदीवारी का महत्व उतना नहीं था इन कंपेरिजन टू द्रविड़ शैली।
ठीक है मित्रों, आगे चलें तो अब बात करेंगे हम डिफरेंस बिटवीन द्रविड़ शैली एंड नागर शैली ऑफ आर्किटेक्चर। द्रविड़ शैली और नागर शैली आर्किटेक्चर में अंतर की हम बात करेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोकेशन की। लोकेशन अगर आप देखें तो द्रविड़ शैली की जो लोकेशन है वह है उत्तर भारत के नर्मदा नदी तक विस्तृत है। जो आपका उत्तर भारत का हिस्सा है, उत्तर भारत में नर्मदा नदी यानी भारत के हिमालय से लेके नर्मदा नदी के उत्तरी हिस्से में जिस प्रकार के आर्किटेक्चर का डेवलप हुआ उसे हम नागर शैली के नाम से जानते हैं। वो नागर शैली का भाग था। लेकिन आप देखें सुदूर दक्षिण भारत से लेकर कृष्णा नदी तक जिस प्रकार के आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ, स्वतंत्र रूप से विकास हुआ, उसे हम द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं। और इन दोनों के मध्य, कृष्णा और नर्मदा के मध्य जिन आर्किटेक्चर का विकास हुआ उसे हम बेसर के नाम से जानते हैं, जिसकी चर्चा इसमें हमने नहीं की है। दोनों के मिश्रित रूप थे। दूसरी चीज, पहली चीज हमने लोकेशन यानी स्थान के आधार पर की कि स्थान के आधार पर दोनों में क्या अंतर है, तो उनके बनने की जगह के आधार पर अंतर है। दूसरा, सेंट्रल टावर, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, आपको दिखा रहे थे, जो नागर शैली में जिसे शिखर का नाम देते हैं, जिसे नागर शैली में शिखर का नाम देते हैं, और शिखर नागर शैली में उसे शिखर कहते हैं, और जबकि आपके द्रविड़ शैली में उसे विमान का नाम दिया जाता है। देखिए, टावर हमने बताया यहाँ पे, इसे शिखर का नाम देते हैं और इसे विमान का नाम देते हैं। लेकिन उसका जो आकार हुआ करता है सेंट्रल टावर का, वो होता है कर्वीलिनियर यानी वक्राकार। नागर शैली में जो सेंट्रल टावर का जो आकार होता है कर्वीलिनियर होता है, वक्राकार होता है, जबकि द्रविडियन शैली में पिरामिड के आकार का होता है, पिरामिडानुमा होता है। क्लियर? आपको दो अंतर क्लियर हुए। इसके बाद इसकी बाउंड्री की बात करें तो नागर शैली में बाउंड्री पर कम जोर दिया जाता था, जबकि द्रविड़ शैली में इसकी बाउंड्री पर विशेषता जोर दिया जाता था, और उसके साथ एक गोपुरम जोड़ा जाता था जिसकी सुंदरता बड़ी अद्भुत आप देखेंगे मीनाक्षी के मंदिर में, आप देखेंगे महाबलीपुरम में जाके आप देखिए अच्छे अच्छे वहाँ पे बने हैं। तो आप यहाँ से अगर आगे देखें तो एक गोपुरम की बात करते हैं। नागर शैली में गोपुरम की मामूली सी अवस्थिति है, या कहीं अवस्थित है कहीं अनुपस्थित है, लेकिन द्रविडियन में बहुत बड़ी स्तर पे आपके गोपुरम का निर्माण किया गया है। अंतर आपने देखा। एक बार फिर से आपको थोड़े लोकेशन के अंतर पे आप विजुलाइज कीजिए कि ये हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक था और वो सुदूर दक्षिण से लेकर कृष्णा नदी तक अवस्थित था। सेंट्रल टावर की बात करें तो नागर शैली का सेंटर कर्वीलिनियर है, जबकि द्रविड़ शैली का पिरामिड आकार है। बाउंड्री पर नागर शैली में कम जोर दिया जाता है, द्रविडियन शैली में बाउंड्री पर विस्तृत जोर दिया गया है। और टावर, इसका जो टावर होता है उसे शिखर का नाम देते हैं, और द्रविडियन में उसे विमान कहते हैं। गोपुरम की अनुपस्थिति होती है या फिर छोटे गोपुरम बनाए गए हैं नागर शैली में, जबकि द्रविडियन शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है गोपुरम। अब बात करते हैं इनके पर्पज की कि किस जो टेम्पल बनते थे वो उनका कार्य क्या था, कौन कौन से यूज के लिए बनाए जाते थे। देखिए, मोस्ट ऑफ द टेम्पल नागर स्टाइल हैड ओनली रिलीजियस पर्पज, कि जो मैक्सिमम आपके मंदिर बने नागर शैली में वो केवल उनका उद्देश्य था रिलीजियस, धार्मिक उद्देश्य से ही बनाए गए। यानी ये केवल धर्म के सेंटर हुआ करते थे। नॉर्थ इंडिया में जो आपका उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत में जो मंदिर बने उन मंदिरों का उद्देश्य था रिलीजियस उद्देश्य से ही बनाए गए, यानी धार्मिक उद्देश्य से। लेकिन वहीं अगर हम बात करें दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में इनका उद्देश्य कहीं अधिक व्यापक है। इनके उद्देश्य कहीं अधिक व्यापक है और ये कहीं अधिक भूमिका अदा करते हैं। ये रिलीजियस पर्पज से बनाए गए, ये सेंटर ऑफ रिलीजियस सेंटर भी हुआ करते थे। ये प्रशासनिक एक्टिविटीज के भी केंद्र थे और एजुकेशन के भी, शिक्षा के भी केंद्र हुए करते थे। यानी एक चीज़ यहाँ पे स्पष्ट हुआ कि दक्षिण भारत में जो मंदिर बने वो उनके उद्देश्य एक से अधिक थे। वो केवल धार्मिक उद्देश्य से नहीं बने बल्कि शिक्षा के उद्देश्य से बनाए गए, प्रशासनिक उद्देश्य से बनाए गए और धार्मिक उद्देश्य से तो बने ही बने। अब हम बात करेंगे इसका, आप फिर अपने आते हैं, हम उसी टॉपिक पर रिटर्न करते हैं सन टेम्पल ऑफ कोणार्क कि जो कोणार्क का सन टेम्पल बना उसका पौराणिक महत्व क्या है, माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब थे। अक्सर पूछा गया है, पीसीएस में प्रश्न आया हुआ है कि सांब किसके पुत्र थे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लेकिन इसके बाद
जो हम चर्चा कर रहे हैं ये केवल पौराणिक है, किताबों में नहीं मिलेगा। केवल इतनी ही चर्चा है कृष्ण के जो पुत्र थे उनकी चर्चा की गई है। तो उसमें से साम्ब का भी एक चर्चा मिलती है कि जो श्री कृष्ण के पुत्र थे और श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दे दिया था जिसके कारण उन्हें कोढ़ हो गया था। तो ये अपने कोढ़ के निदान के लिए चंद्रभागा नदी के किनारे आप चंद्रभागा नदी के संगम पर गए और वहाँ पे कोणार्क शहर जहाँ अवस्थित है, कोणार्क शहर में 12 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। यही रीजन है कि 12 वर्षों में वहाँ पे मेला लगाया जाता है बहुत ही भव्य रूप में। और उन्हें सूर्यदेव को प्रसन्न किया। उसके बाद सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उनके जो कोढ़ था, जो रोग था, उसका उन्हें निराकरण कर दिया। और इसी वजह से वहाँ पे सूर्यदेव का मंदिर स्थापित किया गया और उसे उसकी भव्य रूप से वहाँ पे पूजा होती है। अब बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ योजना कि जो योजना लाई गई है, जिस योजना को भारत सरकार ने लॉन्च किया है कि यहाँ पे सोलर प्लांट लगाए जाएंगे बड़े पैमाने पर ऐसा किया जाएगा। उसके साथ ही साथ मंदिर को ही सौर पावर से उसके मंदिर को ही सौर पावर से भर दिया जाएगा। साथ ही साथ इसकी बैटरी, उसकी ऊर्जा को भी स्टोर किया जाएगा और ऊर्जा को, और जो वहाँ पे जो विद्युत जनरेट होगी उसे कोणार्क शहर को भी दिया जाएगा और पूरी तरह से कोणार्क शहर सौर ऊर्जा पे चले। देखिए, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर शहर को सूर्य नगरी के रूप में डेवलप करने का मोदी जी का एक विजन है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका एक विजन है। दूसरी बात, सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के जरिए अगर ऐसी योजना आई जा रही है तो इसे आइकन मान के एक लीड रूप में मान के ऐसे ही कई मंदिरों को भी भविष्य में किया जा सकता है। यानी ये सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का एक माध्यम है। दूसरी बात, ये कहीं ना कहीं पर्यटन को भी बढ़ावा देगा, साथ ही सौर ऊर्जा के आधुनिक उपयोग को भी देने का ये संदेश देता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जहां तक हो सके अधिक से अधिक लाइक कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर विजिटिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।